बच्चों आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे बच्चों। आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है ना। पिछले लेक्चर में बेसिकली हमने गॉस लॉ के ऊपर बहुत सारे सवाल करे थे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने करा था। और आज हम लोग का जो मेन टारगेट होगा वो ये होगा कि हम लोग किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के वजह से, जिसमें चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, या फिर किसी कंडक्टिंग सेल की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो टारगेट है वो यही है कि गॉस लॉ का यूज करके हम लोग जो है वो नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो बड़ा ही जबरदस्त सेगमेंट है, मतलब बहुत जबरदस्त सेगमेंट है हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। बहुत ही जबरदस्त सेगमेंट इसलिए मैं बोल रहा हूं बिकॉज इससे रिलेटेड जो ग्राफ है वो समझ लो कि अक्सर ये क्वेश्चंस यहां से आता ही आता है। तो समझ लेना कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही हम लोग जबरदस्त सेगमेंट आज करने जा रहे हैं और इसका जो प्रूफ वगैरह है वो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो चलो देखोगे ध्यान से बच्चा। मैंने कहा कि जो पिछला जो हमारा लेक्चर था जो हमने प्रॉब्लम्स करा था गॉस लॉ के ऊपर, उसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने गॉस लॉ के बारे में बात करा था, बहुत डिटेल डिस्कशन करा था मैंने, इनफैक्ट प्रूव भी किया था मैंने गॉस लॉ को। तो थोड़ा सा मैं एक बार रिकैप कर देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि उसका यूज करके हम लोग बहुत कुछ करने जा रहे हैं। तो ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा। मैंने कहा कि स्पेस में कुछ चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 के फॉर्म में, और इन चार्जेस को बाउंड करने के लिए हमने एक क्लोज सरफेस कंसीडर करा है और उस सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस कह रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना कि जो गॉसियन सरफेस है वो एक समझ लो कि जरूरी नहीं है कि मटेरियलिस्टिक होगा, माने जरूरी नहीं है कि गॉसियन सरफेस एक मटेरियल के फॉर्म में हो, वो हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज को। गॉसियन सरफेस में आप उसका रियल एग्जिस्टेंस मत ढूंढने लगना, हालांकि इस चीज पे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि मटेरियलिस्टिक ही हो, माने हाइपोथेटिकल भी हो सकता है गॉसियन सरफेस, तो ध्यान रखना इस चीज को। मैंने कहा कि बच्चा ये हमने एक सरफेस कंसीडर करा क्लोज सरफेस, और इस क्लोज सरफेस जो कि एक आर्बिट्रेरी शेप का है और यूज करके मैंने कुछ एक चार्जेस को बाउंड करा है Q1, Q2, Q3 के फॉर्म में, और इस सरफेस को मैंने गॉसियन सरफेस कहा है। बच्चा कुछ ऐसे भी चार्जेस हैं जो इस गॉसियन सरफेस के बाहर हैं, Q1 Q2 Q3 एंड अप टू क्या आपका सो ऑन। अब मेरी बात ध्यान से सुना बच्चा। मैंने कहा कि अगर हम इस क्लोज सरफेस से होकर के नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहें तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो बस करना क्या है सर, इस क्लोज सरफेस के ऊपर आप छोटा सा एरिया आप कंसीडर कर लो सर। आप उस छोटे से एरिया से होकर के पहले फ्लक्स निकाल लो और उसको इंटीग्रेट कर दो सर पूरे सरफेस के लिए। तो जैसे ही पूरे सरफेस के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा जो कि इक्वल होगा Q इनक्लोज्ड अपॉन किसके, आपका एप्सिलॉन नॉट के, जिसको कि मैंने प्रूफ कर रखा है। जो लोग नहीं जान रहे हैं इस प्रूफ को वो आप जो है इसके ठीक पहले का जो 2 लेक्चर्स है उसको आप जाकर के देख लेना, वहां सारा कुछ प्रूफ किया हुआ है, ठीक है बच्चा। तो मैंने कहा कि ये रिजल्ट हमारे पास अब सुनना, एक्चुअली ये जो बेसिक रिजल्ट है जिसका यूज करके हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करते थे और बाय द हेल्प ऑफ सॉलिड एंगल हमने प्रूव करा था कि ये जो रिजल्ट है वो इक्वल होगा Q इनक्लोज्ड अपॉन किसके, आपका एप्सिलॉन नॉट के, जो कि बेसिकली नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रहा है इस गॉसियन सरफेस से होकर के, माने इस क्लोज सरफेस से होकर इस गॉसियन सरफेस से होकर के ये जो टर्म है वो आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोवाइड कर रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, यहां पे ना 2-3 टर्म्स हैं, बेसिकली ये हमारा गॉस लॉ ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज व्हाट वी कॉल गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मैंने कहा कि बेसिकली गॉस लॉ ही हमारा, बस यहां क्या है ना कि कुछ एक टर्म्स आपको समझना होगा बच्चा, ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने कहा कि जब आप इस रिजल्ट का यूज करते हैं तो इस रिजल्ट में आपको समझना होगा कि आपने जो E.dA लिखा है यहां पे, या बेसिकली गॉसियन सरफेस के ऊपर जो आपने छोटा सा एरिया कंसीडर करके वहां पे जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है E, तो आपको ये समझना होगा बेटा कि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरह के चार्जेस के द्वारा प्रोड्यूस हुआ है। माने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से एरिया पे हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरह के चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। वो भी चार्जेस जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, दैट इज द क्लोज सरफेस के अंदर है, और वो भी चार्जेस जो गॉसियन सरफेस के बाहर है। माने जो चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर है और जो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है, ये दोनों चार्ज मिल करके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड।
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड चार्जेस। तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल लाइक अप्लाइंग द गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कि अगर आप ये रिजल्ट लिख रहे हो तो इसमें ध्यान रखना कि जो E आपको दिख रहा है ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है गॉसियन सरफेस के ऊपर या उस क्लोज्ड सरफेस के ऊपर जिसने चार्जेस को बाउंड करा है के ऊपर किसी पॉइंट पे, ठीक है ना। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दोनों तरह के चार्जेस के द्वारा लाइक कंट्रीब्यूटेड है, इनसाइड वाले चार्ज की वजह से भी और आउटसाइड वाले चार्ज की वजह से भी। जबकि जो राइट साइड का जो टर्म आपको दिख रहा होगा Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, विदाउट एनी डाउट यहां जो Q इनक्लोज्ड आपको दिख रहा है ये Q इनक्लोज्ड वो चार्ज है जिसको कि गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर इनक्लोज करके रखा है। ध्यान रखना कि इस राइट वाले टर्म में Q इनक्लोज्ड हमेशा वही चार्ज बताता है जो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है। जबकि यहां जो E आपको दिख रहा है ये E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि दोनों तरह के चार्जेस के द्वारा कंट्रीब्यूटेड है, उस चार्ज के द्वारा भी जो कि लाइक गॉसियन सरफेस के अंदर है और उस चार्ज के द्वारा भी जो कि गॉसियन सरफेस से बाहर है। क्या कोई दिक्कत? अब मेरी बात सुनना ध्यान से बच्चा, फटाफट इसको नोट कर लोगे, देखोगे ध्यान से, गौर करना। चलिए, बड़ा ही जबरदस्त यहां पे कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना, देखोगे सब लोग। मैंने कहा कि बच्चा ऐसा है कि मान लो कुछ एक चार्जेस ना हमारे पास हैं कुछ इस तरह से लाइक Q1, Q2 और Q3, और इन चार्जेस को मैंने ना बाउंड करने के लिए कुछ इस तरह का गॉसियन सरफेस लाइक कंसीडर करा है। क्लोज सरफेस, एक क्लोज्ड आर्बिट्रेरी सरफेस किसी शेप का हो सकता है, मैंने कंसीडर करा है लाइक दिस इज व्हाट वी कॉल गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन लाइक सरफेस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने कहा बच्चा कि कुछ जो चार्जेस है उस गॉसियन सरफेस से बाहर भी हैं लाइक Q1 डैश, Q2 डैश एंड Q3 डैश के फॉर्म में। नाउ इफ समवन आस्क यू कि इस गॉसियन सरफेस से होकर के नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ध्यान से मेरा सवाल सुनना बच्चा। नाउ इफ समवन आस्क यू कि इस क्लोज्ड सरफेस जो कि गॉसियन सरफेस यहां पे कहला रहा है से होके नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, कहोगे सर क्या सर ये कोई सवाल है क्या, ये तो बड़ा ही तुच्छा टाइप का सवाल है। बात सही भी है, तुच्छा टाइप का सवाल ही है ये। किसी भी क्लोज सरफेस से होके अगर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो सीधा गॉस वाला लॉ लगाएंगे, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, कहोगे सर बड़ा आराम से निकल जाएगा सर। फाइनेट इज इक्वल टू सर डायरेक्ट लिख देंगे चार्ज इनक्लोज्ड, तो इसके अंदर 3 चार्ज दिख रहा है सर, बड़े ही प्यार से सर यहां पे लिख देंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये लीजिए सर आपका आंसर हो गया, बता दिया। अगर यही हम कह दें कि इस गॉसियन सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट पे दिस यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कि कितना होगा, गॉसियन सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कि कितना होगा। ध्यान रखना ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो दोनों तरह के चार्जेस के द्वारा कंट्रीब्यूटेड है, इन चार्जेस के वजह से भी और इन चार्जेस की वजह से भी। कहोगे कि लाइक इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कितना होगा, कहोगे सर क्या सर बड़ा अगेन सर बहुत आसान है सर, तुरंत तो सर आप बता ही हैं अभी सर आपने रिजल्ट ही बता दिया है सर, डायरेक्ट हम उस रिजल्ट का यूज कर लेंगे सर, जो आपने रिजल्ट बताया उस रिजल्ट का यूज कर लेंगे सर। रिजल्ट तो आपने बताया ही ना सर अभी, लाइक सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू सर Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो Q इनक्लोज्ड तो सर मालूम ही हम लोग को Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड डिवाइडेड बाय क्या आपका एप्सिलॉन नॉट। सर इस रिजल्ट का यूज करके E यहां से निकाल लेंगे सर। कितने लोगों को दिमाग में लग रहा होगा कि सर इसका यूज कर लेंगे सर, E निकाल लेंगे सर, तो निकाल के दिखाओ ना जरा, दिखाओ निकाल करके, अगर निकल जाएगा तो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि बच्चा किसी भी क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकालना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना लाइक इज टू इजी, सबसे आसान काम पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, क्या किसी क्लोज सरफेस से होकर के फ्लक्स निकालना। लेकिन उसी क्लोज्ड सरफेस के ऊपर
किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इन जनरल बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। अब जैसे इसी में अगर आपसे कह दिया जाए तो यहां पे गॉस खुद सरेंडर कर देगा, माने गॉस अगर खुद भी आ जाए तो उससे भी फील्ड यहां पे नहीं निकल पाएगा कि इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इन जनरल गॉस लॉ का यूज करके गॉसियन सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इज टू कॉम्प्लिकेटेड। बट अगर सवाल ये रहे कि उस गॉसियन सरफेस, उस क्लोज सरफेस से होके इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ कितना होगा, तो लाइक टू इजी। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे सस्ता सेगमेंट है, फ्लक्स निकालना किसी क्लोज सरफेस से। लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूं, गॉस लॉ का यूज करके, दिस इज व्हाट वी कॉल गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो मैंने कहा कि बेटा ये जो टर्म है ना, ये टर्म तो आसान है, ये टर्म तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उस गॉसियन सरफेस से होके, माने इस टर्म का हम बात कर रहे हैं यहां का। आपको अगर ई निकालने के लिए कह दिया जाए तो ये ई निकालना आपके लिए बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। ऐसा नहीं कि जहां मन किया वहां पे ये ई आप निकाल लोगे, ठीक है ना। आप फ्लक्स हर एक उस केस में निकाल सकते हैं जहां पे किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर चार्जेस जो है वो प्रेजेंट है या बाहर भी प्रेजेंट है, आप फ्लक्स निकाल लोगे। फील्ड निकालना बड़ा ही टेढ़ा खीर है, ठीक है ना। बोल तो रहा हूं कि गॉस खुद सरेंडर कर देगा लाइक फील्ड निकालने के लिए गॉसियन सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। तो कहोगे सर तो फिर कैसे होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कैसे? तो मेरी बात ध्यान से सुनना और गौर करना सब लोग। कह रहे हैं गॉस लॉ का यूज करके, गॉस लॉ का यूज करके आप गॉसियन सरफेस के किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तभी निकाल सकते हैं जब ये सारे कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि गॉस लॉ का यूज करके, दैट इज दिस surface integral of electric field for a closed surface, this is equal to q enclosed, that is the charge enclosed by the surface divided by epsilon naught। ध्यान रखना कि मैंने कहा बेटा कि ये हमारा गॉस लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। तो लाइक गॉस लॉ का यूज करके अगर आपसे कोई कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गॉसियन सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट पे कितना होगा, तो ध्यान रहे इसका यूज करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड तभी निकाल सकते हो जब पहला पॉइंट, ध्यान रहे पहला पॉइंट, लाइक डिग्री ऑफ सिमेट्रिसिटी, डिग्री ऑफ, यू कैन से सिमेट्री, डिग्री ऑफ like symmetry of Gaussian surface, of Gaussian surface must be so high। अब कितने लोग को लग रहा होगा सर ये नया वर्ड आपने यूज करा, डिग्री ऑफ सिमेट्री क्या है सर, ठीक है ना, आपने जो लिखा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। पहला बात तो गॉसियन सरफेस के बारे में मैंने बताया कि जिस सरफेस का यूज करके हम चार्जेस को बाउंड करते हैं उस सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं, जो कि हाइपोथेटिकल भी हो सकता है और मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है। ध्यान रखना, मैंने कहा कि बच्चा जिस गॉसियन सरफेस का यूज करके आप चार्जेस को बाउंड करोगे फील्ड निकालने के लिए गॉसियन सरफेस के ऊपर, उसका डिग्री ऑफ सिमेट्री, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, डिग्री ऑफ सिमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस मस्ट बी सो हाई। कहोगे सर इसका मतलब क्या है सर, ये बताइए इसका मतलब क्या है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, गौर करना, इसका मतलब फटाफट नोट कर लो। डिग्री ऑफ सिमेट्रिसिटी ऑफ द गॉसियन सरफेस मस्ट बी सो हाई। बेटा डिग्री ऑफ सिमेट्री हाई होने का मतलब यह होता है, ध्यान रखना,
कि किसी भी 3D सरफेस को, ठीक है ना, क्योंकि हम यहां पे गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस का ही बात कर रहे हैं। डिग्री ऑफ सिमेट्रिसिटी हाई होने का मतलब यह है बच्चा कि लाइक कोई 3D सरफेस अगर आपके पास है तो उसको मैक्सिमम पॉसिबल सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट अगर घुमाया जाए तो उसके शेप में किसी तरह का कोई चेंजिंग ना आए। मेरी बात समझ में आ रही है? माने वैसा सरफेस के बारे में सोचो जिसको कि मैक्सिमम पॉसिबल सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कराया जाए, घुमाया जाए, तो उसके शेप में किसी तरह का कोई चेंज ना आए। कहोगे सर वैसा सरफेस कौन सा सरफेस होगा सर? तो मैं कहूंगा स्फीयर। दिस, अगर हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस कुछ इस तरह से है बेटा, ध्यान दियो, आज समझ लो क्यों यूज होता है स्फेरिकल सरफेस गॉसियन सरफेस के रूप में, समझो सब। मान लो हमारे पास एक स्फीयर है, ध्यान रखना, लाइक स्फीयर के सेंटर से पास करने वाला हर एक एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस कहलाएगा या डायमेट्रिकल एक्सिस कहलाएगा। मान लो आप कहोगे सर ना हम ये एक्सिस चूज करेंगे, सर कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ये है फर्स्ट सरफेस। अब आप इस सरफेस के अबाउट, अगेन आई एम सेइंग ये एक 3D सरफेस है, ध्यान देना, आप इस डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट स्फीयर को घुमाना स्टार्ट कर दो, रोटेट करना स्टार्ट कर दो। अगर इस डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट स्फीयर को घुमाना शुरू कर दिया जाए तो क्या लगता है स्फीयर के शेप में किसी तरह का कोई चेंज आएगा क्या? पहले भी स्फीयर था, घूमने के बाद भी स्फीयर ही रहेगा। कहोगे सर ठीक है इस बार एक्सिस हम चेंज कर देते हैं, ये सेकंड इसके अबाउट रोटेट कराते हैं सर, देख लो रोटेट करा करके, इसके अबाउट भी रोटेट कराओगे तब भी स्फीयर था, रोटेट होने के बाद भी स्फीयर ही रहेगा। माने मैक्सिमम पॉसिबल सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है, जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास करेगा कि अबाउट अगर आप रोटेट कराते हो स्फेरिकल सरफेस को तो इसके शेप में किसी तरह का चेंज नहीं आएगा। यही रीजन है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री के साथ, ध्यान रखना, हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री के साथ जो 3D सरफेस एग्जिस्ट करता है वो एक स्फेरिकल सरफेस है, ध्यान रखना। हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री के साथ जो 3D सरफेस एग्जिस्ट करता है वो एक स्फेरिकल सरफेस है जिसका कि डिग्री ऑफ सिमेट्री सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। तो ध्यान रखना बच्चा, यही रीजन है कि तुम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे गॉस लॉ का यूज करके, जनरली तुम गॉसियन सरफेस के रूप में स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करते होगे। भले ही तुमको आज तक ये बात पता नहीं होगा, यूज किए भी होगे, लेकिन आज जान लो ये बात कि रीजन ये है कि हम लोग जो गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करते हैं फील्ड निकालने के लिए उसका डिग्री ऑफ सिमेट्रिसिटी बहुत हाई होना चाहिए, और वो हाई तभी होगा जब हम स्फीयर के रूप में कंसीडर करें। यही रीजन है कि 90% केसेस में जो हमारा गॉसियन सरफेस होता है वो एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होता है। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, अब कितने लोग को दिमाग में चल रहा होगा सर क्या सिर्फ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ही होगा सर, क्या दूसरा कोई सरफेस नहीं हो सकता है सर? हम कहें एकदम हो सकता है। कहोगे सर कौन सा सर? तो हम कहेंगे सिलेंडर सर, दिस। आप एक सिलिंड्रिकल सरफेस भी लेके चल सकते हो। सिलिंड्रिकल सरफेस का भी जो डिग्री ऑफ सिमेट्रिसिटी है वो हाई होता है, स्फीयर के जितना नहीं है, स्फीयर से कम है। सबसे ज्यादा स्फीयर का होता है, ध्यान रखना, मैक्सिमम डिग्री ऑफ सिमेट्रिसिटी, मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री जो है वो आपका स्फीयर के पास होता है, ध्यान रखना, स्फीयर के पास। अब मैंने कहा कि जब हम सिलेंडर का बात करते हैं बेटा तो डिग्री ऑफ सिमेट्री इसका भी हाई है लेकिन स्फीयर के रिस्पेक्ट में कम होता है। माने इसको भी अगर इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के बाद घुमाया जाए तो मैंने कहा कि इसके भी शेप और शेप में चेंज नहीं होगा, बट हाँ ऐसा नहीं कि सारे एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे सेंट्रोइडल एक्सिस होंगे इस केस में जिसके अबाउट इसका शेप क्या कर जाएगा, आपका चेंज कर सकता है। तो ध्यान रखना कि डिग्री ऑफ सिमेट्रिसिटी हाई तो है इसका, नो डाउट, विदाउट एनी डाउट हाई है इसका, लेकिन स्फीयर से थोड़ा कम है। क्या कोई दिक्कत? तो ध्यान रखना कि गॉसियन सरफेस के रूप में जो दूसरा सरफेस आप यूज करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो कैसा होगा बेटा? सिलिंड्रिकल सरफेस होगा। क्या कोई दिक्कत? ध्यान रहे। अब आते हैं तीसरा नंबर। अब कितने लोग को दिमाग में जा रहा होगा सर तो माने स्फीयर और सिलेंडर के अलावा क्या कोई तीसरा गॉसियन सरफेस नहीं होगा सर जिसका हम यूज करके फील्ड निकाल पाएंगे? तो होगा इनफाइनाइट कोई सरफेस।
कोई भी इनफाइनाइट क्लोज्ड सरफेस, कहोगे सर इनफाइनाइट क्लोज्ड सरफेस माने, अरे जब इनफाइनाइट ही बोल दिए तो फिर शेप का वहां कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। इनफाइनाइट जब बोल दिया तो फिर शेप कहां रह जाता है, वो स्फीयर हो चाहे वो लाइक क्यूबॉइड टाइप का स्ट्रक्चर हो, लाइक अब वो कोई भी स्ट्रक्चर हो, क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर भी चल सकता है। अगर इनफाइनाइट हो गया तो फिर शेप का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना फिर वहां पे। तो ध्यान रखना कोई भी इनफाइनाइट सरफेस भी एक गॉसियन सरफेस के रूप में ट्रीट हो सकता है। तो माने वैसे भी सरफेसेस, ध्यान रखना इस चीज को कि गॉसियन सरफेस के रूप में हम लोग इनफाइनाइट सरफेस को भी जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, क्या कोई दिक्कत, लेकिन वो रेयर ही यूज होगा। लाइक मैक्सिमम केसेस में यही दो यूज होगा बेटा, या तो आपका स्फेरिकल होगा और या तो आपका सिलिंड्रिकल होगा। रीजन आपके सामने है, बिकॉज दोनों का ही डिग्री ऑफ सिमेट्रिसिटी बहुत ज्यादा होता है। लाइक खास करके स्फीयर का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है, ठीक है, जबकि सिलेंडर का स्फीयर के रिस्पेक्ट में थोड़ा कम है। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, कहोगे सर ठीक है, हम गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड तभी निकाल पाएंगे जब डिग्री ऑफ सिमेट्री बहुत ज्यादा होगा। ये हम बात समझ गए, डिग्री ऑफ सिमेट्रिसिटी जो है वो स्फीयर का बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये भी समझ गए सर। लाइक सिलेंडर भी जो है उसका भी डिग्री ऑफ सिमेट्रिसिटी ज्यादा है सर, वो भी समझ में आ गया। बट सर यहां पे ये बताइए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, डिग्री ऑफ सिमेट्रिसिटी हाई जो है आप क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस सरफेस का डिग्री ऑफ सिमेट्री हाई होगा, डिग्री ऑफ सिमेट्री हाई होने से होगा बच्चा ये कि उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे, उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्ट्रेंथ वाइज यूनिफॉर्म होगा। माने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, वो आपका यूनिफॉर्म होगा। ध्यान रखना कि अगर मैंने ये बात कह दी आपसे कि भैया जो स्ट्रेंथ है, लाइक स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरे गॉसियन सरफेस के ऊपर लाइक यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज ई का जो मॉड होगा गॉसियन सरफेस के ऊपर, ध्यान रखना गॉसियन सरफेस के ऊपर, ये आपका कांस्टेंट होगा। माने अगर मैं बात करूं, कोई भी अगर हम गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करते हैं तो गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा तब जब गॉसियन सरफेस का डिग्री ऑफ सिमेट्री क्या हो, आपका हाई हो। ध्यान रखना, बस ये बेनिफिट आपको यहां से मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा ये सुनना। मान लो आप रेंडमली कोई गॉसियन सरफेस ऐसा सेलेक्ट कर लेते हो, बस अगर आप रेंडमली कोई गॉसियन सरफेस ऐसा सेलेक्ट कर लेते हो और आप गॉस लॉ लगाने के लिए जाओगे, फील्ड निकालने जाओगे, तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होगा यहां पे आपको ये होगा कि हर एक पॉइंट पे जो फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग होगा। तो इंटीग्रेट करोगे कैसे? माने इंटीग्रेशंस लेफ्ट साइड में भी आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड का जो टर्म हमारे पास है उसमें फील्ड इन्वॉल्व्ड है बेटा, ठीक है ना, तो वो आपको प्रॉब्लम कर देगा, काफी प्रॉब्लम कर देगा। तो आप रैंडमली किसी सरफेस को चूज नहीं कर सकते फील्ड निकालने के लिए। फील्ड निकालने के लिए एकदम दिमाग में डालना होगा कि वैसे सरफेस को चुनेंगे जिसका डिग्री ऑफ सिमेट्री बहुत हाई हो, और वो इसलिए बिकॉज ऐसा होने से होगा ये कि उस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो आपका यूनिफॉर्म होगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान रखना, पहला पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट, अब सुनना, देखोगे बच्चों ध्यान से। मैंने कहा कि जो सेकेंड नंबर पॉइंट है वो ये है कि सेकेंड नंबर पॉइंट कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ electric field at every point on the Gaussian surface, on the Gaussian surface must be normal to the surface। माने ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि पूरे गॉसियन सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो नॉर्मल होगा। ध्यान रखना, हालांकि ये चीज उसी हाई सिमेट्री से जो है आया है, बट ये चीज दिमाग में रखना कि आप गॉस लॉ का यूज करके फील्ड तभी निकाल पाओगे जब पूरे गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या हो, आपका गॉसियन सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल हो। क्या कोई दिक्कत? तो डिग्री ऑफ सिमेट्री हाई करके हमने क्या करा, स्ट्रेंथ को हर एक पॉइंट पे, गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे स्ट्रेंथ को इक्वल कर दिया। और दूसरा बात ये मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे क्या होगा, आपका नॉर्मल होगा या फिर परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना, अगर ये दो कंडीशन आप अपने दिमाग में रखते हो तो कभी भी गॉस लॉ का यूज करके आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, देखोगे बच्चा, अब जो आपके लिए गॉस लॉ है वो देखिएगा क्या हो गया। दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक्चुअल में जो लॉ था वो ये था, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफैक्ट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ क्लोज्ड सरफेस जो कि इक्वल आया था बच्चों, लाइक क्यू इन क्लोज्ड एंड डिवाइडेड बाय क्या, आपका एप्सिलॉन नॉट। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैंने कहा कि बच्चा यहां दो चीज, पहला बात तो कि मैंने ये बोल दिया आपसे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल कहने का मतलब क्या, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे नॉर्मल हुआ माने कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डीए के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि डीए एरिया वेक्टर है और एरिया वेक्टर ऑलवेज सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। माने कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉर्मल हुआ सरफेस पे माने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डीए के पैरेलल हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डीए के पैरेलल हो जाएगा माने इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0। माने ई डॉट डी अगर लिखना हो तो इसको आप लिख सकते हो ई इंटू डी ए इंटू कॉस 0। माने ऐसे भी लिख सकते हैं दिस, लाइक सरफेस इंटीग्रल ऑफ लाइक ई इंटू क्या, आपका डी ए कॉस 0, चूंकि पैरेलल हो गया तो कॉस 0 तो 1 होता है, तो लिखने का जरूरत है नहीं, और इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहां पे क्यू इन क्लोज्ड डिवाइडेड बाय क्या, आपका एप्सिलॉन नॉट। क्या कोई दिक्कत? अब यहां इंटरेस्टिंग बात ध्यान देना, हालांकि यहां पे जो E है ये स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड का गॉसियन सरफेस के ऊपर, तो मैंने आपको बता दिया है कि हम गॉसियन सरफेस ऐसा चूज करेंगे जिसका डिग्री ऑफ सिमेट्रिसिटी बहुत ज्यादा होगा। अब अगर बहुत ज्यादा हुआ तो हर एक पॉइंट पे फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, आपका सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आराम से बाहर निकाल लेंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा बाहर। अंदर में क्या बचेगा बेटा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ लाइक दिस सरफेस, क्लोज सरफेस ऐसा, और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय क्या, आपका एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना बच्चा, मॉडिफाइड फॉर्म में हम लिख रहे हैं दिस। अब सुनना, अगर बात करें तो ई तो पहले से बाहर है तो ई बाहर ही रह गया, इनटू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीए। जब डीए को हम इंटीग्रेट करेंगे छोटे से एरिया को तो क्या मिल जाएगा, आपका पूरा गॉसियन सरफेस का एरिया मिल जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, ई इंटू ए, और ए के नीचे यहां लिखेंगे गॉसियन, गॉसियन। क्या कोई दिक्कत? ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू ए क्या है, सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। तो ई इंटू ए गॉसियन, और ये इक्वल होगा आपका क्यू इनक्लोज्ड बाई, बोलो बच्चों, एप्सिलॉन नॉट। क्या कोई दिक्कत? ध्यान रखना, क्यू इनक्लोज्ड, तो क्यू इनक्लोज्ड क्या है, क्यू इनक्लोज्ड है चार्ज क्यू इनक्लोज्ड है चार्ज जो गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर इनक्लोज्ड करके रखा हुआ है। तो चाहो तो आप इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा के लिख सकते हो, लाइक ई इंटू ए गॉसियन और ई इंटू ए गॉसियन इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, क्यू इनक्लोज्ड वो चार्ज है जो गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर इनक्लोज करके रखा है। तो मैंने कहा कि ऑब्वियस है 3D सरफेस के अंदर चार्ज अगर है तो यहां पे हम ना यूज करेंगे रिजल्ट क्यू इनक्लोज्ड के लिए, इंटीग्रल ऑफ रो डीवी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब कितने लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि सर कहां हम लोग पढ़े हैं गॉस लॉ, आप सर क्या इसको मॉडिफाई करके बना दिए सर।
तो E इंटू ए गॉसियन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रो डीवी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां रो क्या है, रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। गॉसियन सरफेस के अंदर जो आपका मटेरियल अवेलेबल है, लाइक उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जहां चार्ज प्रेजेंट है, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और डीवी, तो डीवी है छोटा सा वॉल्यूम, लाइक जिसमें हम लोग चार्ज को इंटीग्रेट करके टोटल चार्ज निकालेंगे। तो ध्यान रखना, रो यहां क्या है बच्चा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और डीवी क्या है, छोटा सा वॉल्यूम है गॉसियन सरफेस के अंदर। क्या कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट तो आप जान ही रहे हो। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करोगे जल्दी से, नेक्स्ट जल्दी से नोट करोगे। चलिए हो गया बच्चों, ठीक है बच्चा, चलो अब ध्यान देना। आई थिंक कितने लोगों को ये भी लग रहा होगा कि सर ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है। सर आपने जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वर्ड यूज करा है, सर ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है क्या? तो मेरी बात सुनना ध्यान से। हालांकि इन चीजों के बारे में मैंने चार्ज वाले पार्ट्स में ही डिस्कस करा है जो है, बट आई थिंक कि आप लोग शायद भूल गए होंगे। तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा हम रिकैप करा देते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, देखोगे पहला बात तो कि आप अपने दिमाग में ये बात डाल लो कि हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में तब सोचते हैं जब हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल हो, ठीक है ना, कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हो। तीनों सेम चीज है। या तो हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वर्ड यूज कर लें, या तो हम इंसुलेटिंग मटेरियल वर्ड यूज कर लें, ठीक है ना, या हम नॉन कंडक्टिंग मटेरियल वर्ड यूज करें। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, मैंने कहा कि ऐसा है कि हम ना एक ना नॉन कंडक्टिंग मटेरियल या इंसुलेटिंग मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक, कुछ भी लिख सकते हो, तीनों में से कोई वर्ड यूज कर सकते हो। ध्यान से मेरी बात सुनना। तो मैंने कहा कि ये हमने एक इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो कंसीडर करा है, और 3D है ये, ठीक है ना, क्लोज सरफेस है ये, ठीक है। मैंने कहा कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल 3D फॉर्म में मैंने कंसीडर करा है, और इस इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर जो है वो चार्जेस जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना, लाइक कुछ इस तरह से दिस ध्यान देना बच्चे। याद रहे कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट फिर से मैं रिपीट कर दूं तभी आएगा जब हमारे पास कोई इंसुलेटिंग मटेरियल हो, हमारे पास कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हो, हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, बिकॉज ऐसे मटेरियल्स के अंदर ही एक्सेस चार्ज प्रेजेंट हो सकता है। मैंने ये प्रूव कर रखा है चार्ज वाले सेगमेंट में कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होता है। वो अगर आप चार्ज डाल भी देते हो तो म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से वो जो चार्जेस हैं वो सरफेस पे चले आते हैं। तो ये सब मैंने बता रखा है चार्ज वाले सेगमेंट पे, थोड़ा सा रिकैप कर लेना अगर जो लोग नहीं जानते हो। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, दिस इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। मैंने कहा कि बेटा ध्यान रहे कि जब भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करनी हो, ठीक है, तो पहला तो कि चार्ज जो है वो वॉल्यूम के अंदर, मटेरियल के अंदर होना चाहिए, माने इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए। मैंने कहा कि इस केस में अगर आपको डिफाइन करने के लिए कहा जाए और कुछ इस तरह से चार्जेस हैं, तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं ना कि इसके अंदर हम खुद से एक छोटा सा जो है वो एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि बॉडी जो है वो किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंग हम एलिमेंट डिसाइड करते हैं। तो मैंने कहा कि छोटा सा मैंने एलिमेंट कंसीडर करा है दिस, और इसके अंदर जो है वो चार्जेस मान लो कि प्रेजेंट है दिस। ध्यान देना बच्चा, ऑब्वियस सी बात है, इस पूरे इंसुलेटिंग मटेरियल का छोटा सा हिस्सा है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो छोटा होगा, इसको हम लोग डीवी कहेंगे। डीवी कहने का मतलब छोटा सा वॉल्यूम जो हमने इंसुलेटिंग मटेरियल में कंसीडर करा है, और इसके अंदर जो चार्ज है वो आपका होगा डीक्यू। डीक्यू मतलब समझ आ रहा है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो उस छोटे से मटेरियल के अंदर है। क्या कोई दिक्कत? ध्यान रहे बच्चा कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर मुझे डिफाइन करनी हो तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मैं यहां डिफाइन करूंगा दैट इज रो से हम डिनोट करते हैं और डिफाइन करते हैं बेटा एलिमेंटल चार्ज डिवाइडेड बाय एलिमेंटल वॉल्यूम, दैट इज डी क्यू एंड अपॉन क्या आपका डी भी। ध्यान रखना,
रो को हम लोग डिफाइन करते हैं, जहां पे रो क्या है बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और को डिफाइन कैसे करा है हमने, dq। dq क्या है, छोटा सा चार्ज जो उस छोटे से वॉल्यूम में अवेलेबल है, तो dq अपॉन क्या आपका dv। क्या कोई दिक्कत, तो हम लोग रो को इस तरह से डिफाइन करते हैं dq अपॉन dv से। अगर इसी में कह दिया जाए कि भैया रो दिया हुआ है, हमें ना टोटल चार्ज निकालना है, कहोगे सर बहुत आसान, यहां से सर dq निकाल लेंगे, dq इज इक्वल टू आ जाएगा सर रो इंटू क्या आपका dv। और अगर टोटल चार्ज निकालना हो कि इस इंसुलेटिंग मटेरियल या इस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल या फिर इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर नेट कितना चार्ज अवेलेबल है, कहोगे सर बहुत आसान, इंटीग्रेट कर देंगे सर। तो जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो dq का इंटीग्रल q आ जाएगा, और जैसे इधर इंटीग्रेट होगा माने कि रो को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, माने इंटीग्रल ऑफ रो dv। ये जो टर्म आपको दिख रहा है, ये टर्म आपको देगा टोटल चार्ज जो उस इंसुलेटिंग मटेरियल ने अपने अंदर रखा हुआ है, लाइक वो टोटल चार्ज जो उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ने अपने अंदर रखा हुआ है। माने अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया जाए तो डेफिनेटली आपको टोटल चार्ज निकल आएगा कि टोटल चार्ज कितना होगा। क्या कोई दिक्कत, जहां पे रो को क्या पढ़ेंगे बेटा, रो को पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द क्या आपका मटेरियल। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्ट यूज करेंगे q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्या आपका रो dv। तो बस इसी का तो यूज किया है यार, यहां पे गॉस लॉ में जो हमने यूज करा है इंटीग्रल ऑफ रो dv, तो इस चार्ज की जगह पे तो यूज करा है ना, तो इसलिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत, फटाफट नोट करोगे फास्ट। अब देखना यहां पे गौर करना सब लोग, अगर इसी में कह दिया जाए कि उस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर हर एक पॉइंट पे, उस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जो चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, माने अगर पूरे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब समझ में आ रहा होगा, हर एक सेगमेंट में जो चार्ज का जो अमाउंट है वो सेम हो, माने अगर रो का वैल्यू, दिस रो का वैल्यू अगर कांस्टेंट हो जाए, अगर हम रो को कांस्टेंट कर दें, रो के वैल्यू को कांस्टेंट कर दें, तो बेटा उस केस में अगर हमसे कहा जाए कि नेट चार्ज कितना होगा, क्यू कितना होगा, तो क्यू निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे लाइक इंटीग्रल ऑफ रो dv। क्या कोई दिक्कत, करना क्या है, फटाफट रो चूंकि हमने कांस्टेंट माना है तो फटाफट रो को बाहर कर देंगे, रो हमारा हो जाएगा बाहर, और इंटीग्रेट कौन होगा, dv मतलब समझ में आ रहा होगा ना, छोटा सा वॉल्यूम जिसको हमने इंटीग्रेट करा है, तो जब छोटे से वॉल्यूम को इंटीग्रेट करेंगे क्या मिल जाएगा, टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। माने डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं q इज इक्वल टू लाइक रो इंटू v। तो याद रखना बच्चा, अगर चार्ज मटेरियल के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, माने हर एक यूनिट सेगमेंट में जो चार्ज का अमाउंट है वो सेम हो, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चार्ज निकालने के लिए आप रो इंटू भी यूज कर लोगे, जहां रो क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वी क्या होगा बेटा, वी होगा वॉल्यूम ऑफ दैट मटेरियल। क्या कोई दिक्कत, या यूं कहें कि यहां से अगर हमको रो भी लिखना हो तो यहां से रो इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं Q अपॉन क्या आपका भी, रो इज इक्वल टू Q अपॉन भी, जहां पे Q क्या होगा, टोटल चार्ज जो उस मटेरियल के इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर है, और भी क्या होगा आपका उस इंसुलेटिंग मटेरियल का वॉल्यूम होगा। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करोगे फास्ट। चलिए बढ़ो आगे, कोई दिक्कत। चलिए अब हम आते हैं जो हमने भी गॉस लॉ मॉडिफाइड फॉर्म में बताया आप लोगों को, उसके ऊपर आते हैं। तो हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म में जो गॉस लॉ है वो ये है बेटा, E दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस, जो कि यूनिफॉर्म होगा, मैंने बता रखा है, E और इनटू आपका ए गॉसियन। ए गॉसियन क्या डिनोट कर रहा है बेटा, ए गॉसियन डिनोट कर रहा है आपको गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। तो E इंटू ए गॉसियन इज इक्वल टू, मैंने बताया है आप लोगों को, इंटीग्रल ऑफ रो और इनटू dv।
रो डीवी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर बात करें इंटीग्रल ऑफ रो डीवी का, तो जैसा कि मैंने तुरंत ही बताया आप लोगों को कि रो डिनोट क्या कर रहा है बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लाइक इसी का यूज करके तुम टोटल चार्ज निकाल लेंगे। बेसिकली ये टर्म है क्या, ये टर्म चार्ज देगा, गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज होगा ये टर्म देगा, ठीक है ना, इंटीग्रल ऑफ रो डीवी। क्या कोई दिक्कत? तो ध्यान से इसको दिमाग में रखोगे। अब ये है आपके लिए गॉस लॉ, आपका गॉस लॉ यही है। डिफरेंशियल फॉर्म भी गॉस लॉ का होता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे जब हम आपको डेल ऑपरेटर पढ़ा देंगे तब। तो ध्यान रखना है इसको। ये भी है, एक और भी फॉर्म होता है गॉस लॉ का, जिसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ कहते हैं, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। E into A Gaussian is equal to integral of rho dV divided by epsilon naught। ये है आपके लिए गॉस लॉ, जहां पे रो क्या है बेटा, रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, dV क्या है, छोटा सा वॉल्यूम, जो कि ऑब्वियस है चार्ज अपने अंदर रखा हुआ है उसका वॉल्यूम। अगर बात करें E का, स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरे गॉसियन सरफेस के ऊपर, क्योंकि एक गॉसियन सरफेस के ऊपर हर एक जगह पे जो स्ट्रेंथ होगा फील्ड का वो सेम होगा। अगर बात करें ए गॉसियन का, तो ए गॉसियन उस गॉसियन सरफेस का क्या है, आपका सरफेस एरिया है। फटाफट नोट कर ले जल्दी से। नेक्स्ट चलिए, अब हम लोग जा रहे हैं फाइंड आउट करने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देना, हेडिंग चाहो तो डाल सकते हो आप लोग। हम लोग निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू electric field due to a uniformly charged due to a uniformly charged non-conducting sphere, या तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर वर्ड यूज कर लो, या ऑब्लिक का साइन दे देते हैं यहां पे, इंसुलेटिंग स्फीयर यूज कर लो। ध्यान रहे, या तीसरा वर्ड ये भी यूज हो सकता है डाई इलेक्ट्रिक, ये सब मैंने बता रखा है बेटा, डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर वर्ड यूज कर लो। ध्यान रहे, तो इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लाइक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, या फिर आपका इंसुलेटिंग स्फीयर, या फिर आपका डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर। क्या कोई दिक्कत? ये हमारा हेडिंग है, ये हम इस पे अभी काम करने जा रहे हैं। फटाफट नोट कर लीजिएगा। चलो देखोगे बेटा ध्यान से, माने हम बेसिकली करने क्या जा रहे हैं कि हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, कुछ ऐसा, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है हमारे पास कुछ ऐसा, जिसका रेडियस खुद से मान लेते हैं आर, कैपिटल आर, और इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का के अंदर चार्ज जो है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चार्ज जो है वो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब समझ में आ रहा होगा, हर एक यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज का जो अमाउंट है वो पूरे स्फीयर के लिए सेम है। तो ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहां मैंने दे रखा है रो, जो कि यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। ध्यान से, पूरे मटेरियल के अंदर, पूरे स्फीयर के अंदर चार्ज भरा हुआ है, इसीलिए मैंने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंट्रोड्यूस करा है, जो कि क्या है आपका यूनिफॉर्म है। क्या कोई दिक्कत? अब ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आर रेडियस का, जिसके अंदर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, जो कि कांस्टेंट होगा चूंकि यूनिफॉर्म है। अब मेरी बात सुनना, कहोगे सर क्या करेंगे सर इस केस में, जरा बता दीजिए फटाफट। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा,
दो जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक तो इनसाइड और दूसरा आउटसाइड। ठीक है, एक इनसाइड और दूसरा आउटसाइड। पहले हम लोग इनसाइड का बात कर लेते हैं। इनसाइड हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा। तो ध्यान रहे स्फीयर के अंदर, माने इनसाइड हम निकालने जा रहे हैं। आप कहोगे सर इनसाइड ये कैसे पता चलेगा सर? तो इनसाइड कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे कहीं यहां पॉइंट पी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम हम पी दे देते हैं। तो सेंटर से आर डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट लिया पी, ये हमारा सेंटर है, और सेंटर से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी लिया है। यहां पे मुझे फील्ड निकालना है, कितना होगा, दैट इज इनसाइड। कहोगे सर इनसाइड के लिए तो मतलब ऐसे भी तो सर लिख सकते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज आर जो है सर, वो आर लेस देन इक्वल होगा आर के। ये जो आर है सर डेफिनेटली ये लेस देन इक्वल टू किसके होगा, आपका आर के, कैपिटल आर के। माने जो स्मॉल आर का जो वैल्यू है या तो कैपिटल आर से छोटा होगा और या तो उसके क्या होगा, आपका बराबर होगा। माने इनसाइड कहने का मतलब दिस। कहोगे सर कैसे निकलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, सर कैसे निकालेंगे सर पॉइंट पी पे? तो मेरी बात सुनना ध्यान से, बताया है मैंने, लाइक आप गॉस लॉ का यूज करके बड़े ही प्यार से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बशर्ते आपके कंडीशंस जो है वो दिमाग में हों। पहला बताया मैंने कि गॉस लॉ का यूज करके आप फील्ड तभी निकाल पाओगे जब आपने जो गॉसियन सरफेस चूज करा है चार्जेस को बाउंड करने के लिए, उसका डिग्री ऑफ सिमेट्रिसिटी बहुत हाई हो। डिग्री ऑफ सिमेट्रिसिटी हाई कहने का मतलब यह हुआ कि पूरे गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे ऐसा गॉसियन सरफेस चूज करो जिससे कि पूरे गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ है वो आपका सेम हो जाए। दूसरा कि हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो आपका पूरे गॉसियन सरफेस पे क्या हो, आपका परपेंडिकुलर हो। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जरा दिमाग लगाओ, कौन सा ऐसा गॉसियन सरफेस चूज करा जाए जो कि पॉइंट P से पास करे, क्योंकि P को गॉसियन सरफेस पे ही आना है, तो पॉइंट P से पास करे और साथ ही साथ दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। माने हर एक पॉइंट पे गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू सेम हो जाए और फील्ड जो है वो क्या हो, आपका रेडियली हो, परपेंडिकुलर हो गॉसियन सरफेस पे। कहोगे सर एक ही गॉसियन सरफेस यहां पे होगा, वो होगा स्फीयर, दिस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। सर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस दिस, अगर हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस चूज कर ले सर, दिस इज अ गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस, जो ब्लू से जो दिख रहा है बेटा ये आपका गॉसियन सरफेस है हमारा। सर अगर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस चूज कर लिया जाए सर, तो मैंने कहा कि इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के ऊपर ये पॉइंट चला आया बेटा। अब ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस चूंकि हमने चूज करा है तो डेफिनेटली हर एक का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो सेम होगा। माने पूरे गॉसियन सरफेस पे जो फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, आपका सेम होगा। साथ ही साथ मैंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, रेडियली अवे। माने इसका मतलब ये भी है कि आप ये कह सकते हो कि पूरे गॉसियन सरफेस पे जो फील्ड होगा वो रेडियली क्या होगा, आपका अवे होगा। क्या कोई दिक्कत? माने अगर आपसे कोई कहे कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना होगा, अगर हम इसको E मानते हैं तो कहोगे सर ये E तो सर बड़े ही प्यार से हम निकाल सकते हैं सर इनसाइड कितना होगा, बड़े ही प्यार से निकाल सकते हैं सर। आपने रिजल्ट बताया है सर, रिजल्ट गॉस लॉ के फॉर्म में आपने बताया है E इंटू ए गॉसियन। ए गॉसियन का मतलब क्या, लाइक उस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया जिसने चार्जेस को क्या करा है, आपका बाउंड। तो बेटा ये हमने गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करा है स्फीयर के रूप में दिस, जिसका कि सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रो डीवी, इंटीग्रल ऑफ रो डीवी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कहोगे सर अब तो अब कुछ नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज इसके अंदर तो डेफिनेटली रो का वैल्यू कांस्टेंट होगा जिसको हम बाहर निकाल लेंगे। मन ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्टेप बढ़ा के E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो आ जाएगा बाहर, रो आ जाएगा बाहर, अंदर में क्या होगा इंटीग्रल ऑफ डीवी और डिवाइडेड बाय क्या आपका एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट।
आप कहोगे सर डीवी, तो सर ये डीवी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा सर? तो डीवी को इंटीग्रेट करने के बाद वो वॉल्यूम मिलेगा, डीवी को इंटीग्रेट करने के बाद वो वॉल्यूम मिलेगा, उस गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम मिलेगा जिसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है। ध्यान रखना कि यहां जो डीवी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वो वॉल्यूम देखना है, गॉसियन सरफेस का वो वॉल्यूम देखना है बेटा जिसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है, या यूं कहें कि वो वॉल्यूम देखना है जिसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है। तो मैंने कहा कि बेटा इस केस में इस गॉसियन सरफेस के लिए ये इसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है तो इसका वॉल्यूम देखेंगे। तो इसका वॉल्यूम बड़े ही प्यार से आप लिख सकते हो 4/3 पाई आर क्यूब। मानिए एक स्टेप और आगे बढ़ जाएं तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये आपका इक्वल हो जाएगा रो, रो बाहर रहेगा, वॉल्यूम, तो ये आपका वो वॉल्यूम जिसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है, तो 4/3 पाई आर क्यू, स्मॉल आर क्यू, और डिवाइडेड बाय आपका एप्सिलॉन नॉट। क्या कोई दिक्कत? चाहो तो आप इस 4 से इस 4 को उड़ा दो, इस पाई से इस पाई को उड़ा दो, इस आर स्क्वायर से उड़ जाएगा, एक बच जाएगा, माने यहां पे एक आर बच जाएगा, यहां एक रो बच जाएगा, और यहां 3 एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। माने इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपके पास फॉर्मूला आ चुका है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपके पास रिजल्ट आ चुका है, E इज इक्वल टू ये आ गया रो इंटू आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। फटाफट नोट करोगे बेटा। किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर फील्ड का स्ट्रेंथ, माने सेंटर से आर डिस्टेंस पे फील्ड का स्ट्रेंथ रो इंटू आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। फटाफट नोट कर लोगे, रो इंटू आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। हो गया बच्चों? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ध्यान रखना इस पे, रो इंटू आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट मिटाऊं? चल जल्दी करेगा बच्चा। रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने भी इनसाइड के बारे में बात करा है, जैसा कि आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड रो इंटू आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। रो है यहां वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कभी कभी तो रिजल्ट ही पूछ दिया है, नीट जैसे एग्जाम में, जेई मेन जैसे एग्जाम में डायरेक्ट ये रिजल्ट पूछ देता है इनसाइड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, तो याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रो इंटू आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनसाइड। बेटाओ चलो बढ़ता हूं आगे। अब देखना इनसाइड तो हमने निकाल लिया कि कितना होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि रो इंटू आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आया बेटा। अब कितने लोग के दिमाग में होगा कि सर बहुत सारे सर बुक्स में तो चार्ज के फॉर्म में रहता है, सर आप रो के फॉर्म में बताए हैं। तो मैंने एक बहुत ही स्टैंडर्ड बात बताया बेटा, यहां से तो आप समझ लो कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये मैंने वो बात बताया है जिससे आप किसी भी लेवल का सवाल जो है वो बना सकते हैं, ठीक है ना। एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म में, मॉडिफाई फॉर्म मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। अब कितने लोगों के दिमाग में होगा कि सर चार्ज के फॉर्म में रहेगा तो सर क्या करेंगे सर? माने कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दे दे, आपको अगर एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दिया जाए विथ सम रेडियस, अगर एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आपको प्रोवाइड करा जाए ऑफ सम रेडियस, दिस रेडियस मान लेते हैं आर, ध्यान देना, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का अगर बात करें तो मान लेते हैं जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो हम मान लेते हैं रो, ठीक है ना। तो मेरे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो एंड रेडियस क्या आपका आर। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये हमारा सेंटर है स्फीयर का। मैंने कहा कि बेटा इस केस में अगर मान लो कि चार्ज भी कहा जाए कि स्फीयर के अंदर जो चार्ज है क्यू चार्ज है, माने पूरे स्फीयर के अंदर टोटल क्यू चार्ज जो है वो अवेलेबल है, ठीक है ना। क्यू चार्ज, ध्यान रहे क्यू इज द नेट चार्ज, टोटल चार्ज जो स्फीयर के अंदर है, ठीक है। तो कहा जाए कि भैया अगर आपको क्यू दिया हो, लाइक क्यू के फॉर्म में लिखना है रिजल्ट को, माने टोटल चार्ज क्यू है, तो पहला बात तो कहोगे सर बड़ा ही आसान,
चूंकि सर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डेफिनेटली रो हम लोग ऐसे लिख देंगे सर, रो के जगह पे लिखेंगे चार्ज क्यू, टोटल चार्ज, ऑब्वियस सी बात है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम हम यहां ले लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 4/3 और पाई इंटू क्या आपका आर क्यू। तो यहां से हम लोग रो निकाल लेंगे। अब कहोगे सर इसके बाद कुछ नहीं भाई, वहां वैल्यू पुट करेंगे जो हमने भी निकाला है। मैंने जो स्ट्रेंथ निकाला है सेंटर से आर डिस्टेंस पे, सेंटर से आर डिस्टेंस पे हमने जो स्ट्रेंथ निकाला है, ठीक है ना, ई, अगर r लेस देन इक्वल टू r हो तो मैंने जो सेंटर से r डिस्टेंस पे जो स्ट्रेंथ निकाला है फील्ड का, वो निकाला है रो इंटू आर डिवाइडेड बाय क्या आपका 3 एप्सिलॉन नॉट। अब कहोगे सर रो, तो रो की जगह पे चाहे तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि हमें दिख भी रहा है, ये है आपका q डिवाइडेड बाय है आपका 4/3 पाई आर क्यू, क्या कोई दिक्कत, और इनटू ऊपर में आपका है आर डिवाइडेड बाय, अगर बात करें तो नीचे में आपका है 3 एप्सिलॉन नॉट, क्या कोई दिक्कत। ध्यान से मेरी बात सुनना, अब ऐसा नहीं कि 3 से बेटा मल्टीप्लाई कर दियो, ये 3 ऊपर जाएगा, जब ये 3 ऊपर जाएगा तो ये 3 से ये 3 क्या होगा आपका कैंसिल, माने अगर मैं यहां बात करूं तो जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो आ जाएगा E इज इक्वल टू आपके पास रिजल्ट होगा Q अपॉन ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में हो जाएगा R, नीचे में हो जाएगा आर क्यू, क्या कोई दिक्कत। अगर बात करें Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, तो मेरे बात ध्यान से सुनो बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का अगर बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डैश, क्योंकि हम शुरू से के डैश मानते आए हैं तो के डैश ही लिखेंगे। माने अब चार्ज के फॉर्म में अगर इस रिजल्ट को लिखना हो तो बड़े ही प्यार से लिख सकते हैं E इज इक्वल टू के डैश, के डैश कहने का मतलब क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर में आपका Q भी है तो ये हो जाएगा Q, और अगर बात करें तो ऊपर में यहां R भी है और नीचे में हो जाएगा RQ, क्या कोई दिक्कत। माने स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड K डैश QR अपॉन क्या आपका RQ, या फिर K डैश Q अपॉन RQ इंटू क्या आपका स्मॉल r, जहां K डैश का वैल्यू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको इसको याद रखने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ये तो आप एक लाइन में निकाल सकते हो, ठीक है ना, इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। याद आप उस रिजल्ट को रखना जो मैंने स्टार्टिंग बताया है, कितना, रो इंटू आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप उस रिजल्ट को याद रखते हो बेटा, रो इंटू आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट को याद रखते हो, तो जहां भी चार्ज के फॉर्म में निकालना होगा बस रो के जगह पे क्या कर देंगे, टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम, यही रिजल्ट आपका याद आ जाएगा, जिसको कि रटने का जरूरत नहीं है। तो याद आप रखोगे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के लिए रो इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई क्या आपका 3 एप्सिलॉन नॉट, क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करोगे जल्दी से। ये हो गया चार्ज के फॉर्म में, ठीक है, इनसाइड का हमने बात कर लिया। चलो जल्दी करोगे फास्ट। नेक्स्ट, अब देखना बेटा, नेक्स्ट नंबर, ये तो हमने इनसाइड के बारे में डिस्कस करा, इनसाइड के बारे में बात करा, ठीक है। चलिए देखोगे ध्यान से, अब ना हम थोड़ा सा इनसाइड के बाद अब हम लोग थोड़ा सा आउटसाइड वाले सेगमेंट में आते हैं, ठीक है ना। आउटसाइड किसी पॉइंट पे जो है वो फील्ड हमें निकालना है कितना होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, मैंने कहा कि अगेन हमारे पास एक स्फीयर है विथ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दिस, और रेडियस जो इसका है वो है आपका कैपिटल आर, ठीक है। मैंने कहा कि बच्चा अभी मैं आपको कह रहा हूं कि पहले तो हमने इनसाइड निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया सेंटर से आर डिस्टेंस पे। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे मुझे इस पॉइंट पे P कह लो या कुछ भी कह लो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। माने अब हम यहां पे आउटसाइड का बात कर रहे हैं, बेसिकली हम आउटसाइड के लिए जा रहे हैं, आउटसाइड। तो कहोगे सर आउटसाइड कहने का मतलब यहां पे, तो आउटसाइड कहने का मतलब हुआ कि बेटा जो R है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है आपका R। माने इस R का जो वैल्यू है, वो या तो रेडियस के बराबर है और या तो रेडियस से क्या है आपका बड़ा है। बड़ा मतलब इनफाइनाइट तक जा सकता है ये डिस्टेंस, ठीक है ना। तो आउटसाइड का मतलब यही हुआ R ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, आपका R के।
एनी प्रॉब्लम? ध्यान से सुनना। कहोगे सर अब क्या करेंगे सर? अगेन एक गॉसियन सरफेस चूज करेंगे इस तरह से जिससे कि हर एक पॉइंट पे, पूरे गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे स्ट्रेंथ जो है फील्ड का वो सेम हो, माने हाई डिग्री ऑफ सिमेट्रिसिटी, साथ ही साथ फील्ड जो है पूरे गॉसियन सरफेस पे नॉर्मल हो। कहोगे सर एक ही ऐसा गॉसियन सरफेस है यहाँ पे और वो है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। माने सर गॉसियन सरफेस के रूप में ध्यान रखना, आप जो गॉसियन सरफेस चूज करोगे ध्यान रखना कि उस पॉइंट से पास करना चाहिए जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, ताकि वो पॉइंट गॉसियन सरफेस के ऊपर चला आए। ध्यान रहे इस बात पे। तो मैंने कहा कि ये हमारा जो गॉसियन सरफेस होगा बेटा वो आपका एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा, कुछ ऐसा। ध्यान देना, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा कुछ इस तरह का। ये है हमारा गॉसियन सरफेस इस बारी। दिस इज आवर गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक है बच्चा? अब सुनना, मैंने कहा कि अगर यहां पे गॉस लॉ लगाने के लिए कहा जाए तो डेफिनेटली ये मैंने पॉजिटिव ही मान के चला है। तो इस स्फीयर की वजह से जिसके अंदर चार्ज अवेलेबल है, पॉइंट पी पे अगर फील्ड निकालना हो तो कहोगे सर चूंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो जो ऑब्वियस है जो फील्ड होगा सर वो रेडियली अवे होगा। माने पूरे गॉसियन सरफेस को जो फील्ड जो है वो नॉर्मली क्रॉस करेगा। साथ ही साथ चूंकि स्फेरिकल लिया है तो स्ट्रेंथ जो होगा हर एक जगह पे आपका सेम होगा। तो कहोगे सर बड़े ही प्यार से सर हम लोग यहां अपना काम कर लेंगे सर, आराम से लगा देंगे गॉस लॉ जो आपने बताया है। तो क्या बताया है? E दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक ओवर दी गॉसियन सरफेस हर एक पॉइंट पे। तो E इंटू ए गॉसियन, तो गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, कहोगे सर इसका सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? ध्यान देना बच्चा। इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रो डी भी, अगेन रो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी भी डिवाइडेड बाय क्या आपका एप्सिलॉन नॉट। क्या कोई दिक्कत? आप कहोगे सर इसके बाद, तो इसके बाद कुछ नहीं है, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम बात करें बेटा यहां पे तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो को बाहर रखिएगा, dv। बेटा जब dv, ध्यान रखना जब dv इंटीग्रेट होगा क्या मिलेगा? वो वॉल्यूम गॉसियन सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग वो वॉल्यूम जिसके अंदर चार्ज है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये टर्म हमेशा गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया देगा, लेकिन यहां जो इंटीग्रल ऑफ डीवी दिख रहा है ना, ये इंटीग्रल ऑफ डीवी वो वॉल्यूम है गॉसियन सरफेस के करस्पॉन्डिंग, वो वॉल्यूम है जिसके अंदर चार्ज अवेलेबल है। मैंने कहा कि यहां पे आप गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम मत लेना, बिकॉज चार्ज इसमें नहीं है, ये खाली है, यहां कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। चार्ज अगर मैं कहूं कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा वो यहां तो होगा नहीं, यहां होगा। तो बेटा इसका वॉल्यूम लेना है, इस वाले का वॉल्यूम लेना है। तो कहोगे सर इसका वॉल्यूम सर, तो इसका वॉल्यूम बड़े ही प्यार से लिख सकते हैं 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब और डिवाइडेड बाय क्या आपका एप्सिलॉन नॉट। अब यहां देख लो क्या क्या साफ हो जाएगा, ये 4 पाई से 4 पाई हो जाएगा साफ। माने जो स्ट्रेंथ आया फील्ड का दैट इज E इज इक्वल आएगा रो डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय, बेटा यहां आर क्यूब बचा है तो यहां आर क्यूब और डिवाइडेड बाय क्या आपका आर स्क्वायर। माने स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अगर मुझे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ लिखना हो तो फॉर्मूला होगा ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय क्या आपका स्मॉल आर स्क्वायर। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ आउटसाइड किसी पॉइंट पे ρ/3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय क्या आपका आर स्क्वायर। यहां कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर जो है वो रेडियस है किसका? स्फीयर का। स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस है किसी पॉइंट का जो स्फीयर के बाहर है। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे फास्ट। नेक्स्ट, अब कितने लोग के दिमाग में होगा कि सर इसको चार्ज के फॉर्म में अगर लिखना हो सर तो क्या करेंगे सर? चार्ज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर जी? तो देखिएगा बेटा ध्यान से,
अगर इसी चीज को चार्ज के फॉर्म में लिखने के लिए आपसे कहा जाए तो ऐसा करेंगे, ये हो जाएगा E जो हमने निकाला। ये E का जो वैल्यू बेटा हमारे पास आया है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के ऊपर, E का जो वैल्यू आया है E इज इक्वल टू रो। तो रो है वहां पे क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज द चार्ज Q जो कि पूरे स्फीयर के अंदर है, डिवाइडेड बाय इसी का वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। ये हो गया रो डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे जो टर्म आपका आया है बच्चों, ये आपका टर्म था आर क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे में था कितना, आर स्क्वायर। देखना बेटा, ये आर क्यू से आर क्यू हो जाएगा साफ, ये 3 से 3 हो जाएगा साफ, माने कितना बच गया, नीचे बच गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां बच गया आर स्क्वायर। माने जो स्ट्रेंथ आया इलेक्ट्रिक फील्ड का E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए यूज कर लेते हैं K डैश, और इनटू आया Q डिवाइडेड बाई आया आर स्क्वायर। K डैश Q बाई आर स्क्वायर, जहां K डैश क्या है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितने लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है सर पॉइंट चार्ज वाला, पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे, पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था सर उसका स्ट्रेंथ था सर ये K डैश Q बाई आर स्क्वायर। ये तो हम लोग को याद है सर। तो बस इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है बेटा कि किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का अगर बात करें तो किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर, सरफेस से बाहर, माने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पे अगर फील्ड निकालना हो तो हम पूरे स्फीयर को एक पॉइंट चार्ज के रूप में ट्रीट करेंगे और पॉइंट चार्ज वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। कितना, K डैश Q अपॉन क्या आपका आर स्क्वायर, जहां आर क्या है सेंटर से बाहर किसी पॉइंट का डिस्टेंस, Q क्या है, Q है टोटल चार्ज जो उस स्फीयर के अंदर अवेलेबल है। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करोगे। चलिए नेक्स्ट, ये निकला हमारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। बढ़ू आगे बच्चों, चलिए देखिएगा इधर नेक्स्ट नंबर, ध्यान देना बेटा। मैंने कहा कि ठीक है यहां तक तो सही है बेटा, अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग और काम कर लेते हैं, कुछ ग्राफ व्राफ है उसको हम लोग जो है वो प्लॉट कर लेते हैं। कैसा ग्राफ होगा देख लीजिएगा, देखोगे बेटा ध्यान से। मैंने कहा कि अगर बात करें तो थोड़ा सा हम लोग ग्राफ के ऊपर बात कर लेते हैं। इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब सुनना बेटा, मैंने कहा कि बच्चा हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इनफैक्ट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, दिस जिसका कि रेडियस है आपका कैपिटल आर। ये है सेंटर स्फीयर का, दिस सेंटर से डिस्टेंस आर, चाहो तो इस पॉइंट को आप ए कह लो जो कि इनसाइड है, या फिर सेंटर से डिस्टेंस आर, चाहो तो इस पॉइंट को आप बी कह लो। ध्यान देना, कितना लोगों को कंफ्यूज हो गया होगा कि सर अगर ये आर है तो ये आर कैसे हो सकता है। भाई दो अलग अलग केस है, ये केस अलग है, ये केस अलग है, दोनों इंडिपेंडेंट केसेस हैं। ठीक है ना, ध्यान देना। तो मैंने कहा कि एक हम लोग इनसाइड का बात कर रहे हैं, एक आउटसाइड का बात कर रहे हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, मैंने कहा कि जब हम इनसाइड का बात करेंगे, दैट इज जब हम बात करेंगे आर लेस देन इक्वल टू आर का, दिस जब हम इनसाइड का बात करेंगे, आर लेस देन इक्वल टू आर का बात करेंगे, तो मैंने कहा कि बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस केस में, जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज E, वो हमने निकाला है, ये आया है रो इंटू आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट।
तो रो इंटू आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, या फिर चार्ज के फॉर्म में इसको मैंने लिखा है, देखना क्या चार्ज के फॉर्म में लिखा है k डैश और इंटू लिखा है आपका q अपॉन, ध्यान देना k डैश q अपॉन नीचे में लिखा है r क्यूब और इंटू ऊपर में लिखा है r, k डैश q अपॉन r q इंटू r। तो मैंने कहा कि बेटा रो इंटू आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट या फिर k डैश q अपॉन r q इंटू क्या आपका r, ये दोनों रिजल्ट हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं, चार्ज वाला भी और ये भी। अब देख सकते हो कि इनसाइड के केस में होगा ये कि रो 3 एप्सिलॉन नॉट ये तो कांस्टेंट है, यहां पे भी k डैश q और r q कांस्टेंट है, माने r लेस देन इक्वल टू r के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आपका r के। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम लोग सरफेस से आगे, सॉरी सेंटर से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सरफेस के तरफ, जैसे जैसे हम लोग सेंटर से सरफेस के तरफ आगे बढ़ेंगे, अंदर में फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ता जाएगा, लिनियरली बढ़ेगा। क्या कोई दिक्कत? जबकि जब हम आउटसाइड आएंगे r ग्रेटर देन इक्वल टू r, ये इनसाइड के लिए रिजल्ट आ गया। जब हम आउटसाइड आएंगे दैट इज r ग्रेटर देन इक्वल टू r वाले हिस्से में जब आएंगे तो देखना कहानी इसमें क्या बनने वाला है बेटा। मैंने कहा कि इस केस में जो कहानी होगा ऐसा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिखेंगे बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे दिस रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू ऊपर में आपका हो जाएगा r, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ऊपर में हो जाएगा r क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे में हो जाएगा r स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? ये हमने बात करा तब जब हम आउटसाइड गए थे, तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r क्यूब बाई r स्क्वायर, जहां r है रेडियस और स्मॉल r है डिस्टेंस आउटसाइड वाला, या फिर चार्ज के फॉर्म में मैंने बताया है आप लोगों को, ये आया है k डैश Q अपॉन क्या आपका आर स्क्वायर। माने आपको दिख रहा होगा बच्चा कि आउटसाइड के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का मतलब समझ में आ रहा होगा बच्चा कि जैसे जैसे हम लोग सरफेस से आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग सरफेस से आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे फील्ड का स्ट्रेंथ घटता जाएगा और फाइनली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाने के बाद फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, जीरो। फटाफट नोट करोगे जल्दी से, ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, ध्यान देना बच्चा। ग्राफ हम लोग प्लॉट करने जा रहे हैं। इनसाइड देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आउटसाइड देख सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ध्यान देना, माने इनसाइड फील्ड जो है वो सेंटर से जब सरफेस की तरफ जाएंगे तो लिनियरली बढ़ेगा, जबकि आउटसाइड जब सरफेस से इंफिनिटी की तरफ जाएंगे तो हाइपरबोलिकली घटेगा और घटते घटते इनफाइनाइट पे जाकर के फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाएगा। फटाफट नोट करोगे। बस एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ये है डिस्टेंस, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहोगे सर बहुत आसान, ये सर हो गया r इज इक्वल टू आर, माने सरफेस हो गया सर, माने ये हो गया सर इनसाइड वाला हिस्सा जिसमें E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है, ये आउटसाइड वाला हिस्सा जिसमें E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। माने सर ग्राफ होगा कुछ ऐसा, पहला ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, वो भी ओरिजिन से पास करेगा, जाकर के सरफेस पे स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद ये फील्ड घटना शुरू होगा और घटते 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 जाकर के इनफाइनाइट पे स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगा। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा फील्ड का स्ट्रेंथ किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के वजह से सरफेस पे सबसे ज्यादा होता है। और कितना होता है तो लिख सकते हो रो इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाई क्या आपका 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे, नेक्स्ट सेगमेंट एंटर करेंगे हम लोग अभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, ध्यान देना बच्चा। बढ़ू आगे, चलिए